आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस को रिवर्स कैसे किया जा सकता है और जो बाल झड़ गए हैं उनको दोबारा कैसे रीग्रो किया जा सकता है। और इसके साथ मैं आपको वो नंबर 1 बेस्ट मील भी बताऊंगा जो आपके बालों को रीग्रो करने में हेल्प करेगा। बाल झड़ने की सबसे कॉमन वजह होती है एंड्रोजेनिक हेयर लॉस। ये एक खास किस्म का पैटर्न बाल्डनेस होता है। इसमें अगर मर्दों की बात करें तो सर के ऊपर वाले हिस्से के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। औरतों में ज्यादा मसला ये होता है कि बाल किसी जगह से कम नहीं होते बल्कि ओवरऑल थिनिंग शुरू हो जाती। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस शख्स को देखें तो आपको नजर आएगा कि इस शख्स की थोड़ी पर बाल बहुत मजबूत हैं, बाल मौजूद हैं, सर की साइड पर भी बाल मौजूद हैं, लेकिन बीच का हिस्सा खाली है। तो आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके एक बाल को जाहिर कर रहा है। ये नीचे स्कैल्प है, सर की जिल्द है और बाल के इर्द गिर्द एक चीज होती है जिसे फॉलिकल कहते हैं। अब फॉलिकल है क्या? फॉलिकल खुद बाल नहीं होता, ये बाल के इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट होता है, छोटी सी फैक्ट्री जो बाल को उगाने में मदद करती है। और इस फॉलिकल को बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है और इसके साथ साथ एनर्जी बनाने वाली जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, इनकी भी बहुत अहमियत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी में हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसके साथ एक और हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन की एक ज्यादा ताकतवर किस्म होती है। ये उम्र के साथ अक्सर बढ़ने लगता है, जिसे डीएचटी कहते हैं। बाल उगाने वाली बहुत सी दवाइयां इसी तरह काम करती हैं कि ये डीएचटी को रोकती हैं या इसे कम करती हैं, यानी ये डीएचटी इनहिबिटर्स होती हैं। तो अब सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक तरफ टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और दूसरी तरफ डीएचटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसकी कम मिकदार में जरूरत होती है लिबिडो के लिए, लेकिन मसला वहां पैदा होता है जब ये ज्यादा बनने लगता है। जब डीएचटी का लेवल बढ़ता है तो स्कैल्प तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी और इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। और जब ये स्कार टिश्यू फॉलिकल के इर्द गिर्द बनने लगता है तो फिर बाल उगना बंद हो जाते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है, आखिर ये डीएचटी इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्या ये जेनेटिक्स का मसला है? जेनेटिक पार्ट की अगर हम बात करें इस पजल की तो होता ये है कि बॉडी के अंदर एक खास एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि इस हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि अगर आप ये समझ लें तो आपका मसला बेशक जेनेटिक भी हो तब भी आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसी चीजें अप्लाई कर सकते हैं जिनसे डीएचटी को नीचे लाने में मदद मिलेगी। जो मेडिकेशंस हैं डीएचटी कम करने के लिए उनका मसला ये है कि बाल वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। आपका लिबिडो कम होना शुरू हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा मसला आ सकता है, क्योंकि ये दवाइयां पूरे जिस्म में इस हार्मोन को बहुत ज्यादा दबा देती हैं। अब सवाल ये है कि बॉडी में डीएचटी को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली असल ये चीज है क्या? उम्र के अलावा और जेनेटिक्स के अलावा वो असल ड्राइवर क्या है जो इस हार्मोन को ज्यादा सेंसिटिव बनाता है? पहले नंबर पे है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आज के दौर में बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ बन चुकी है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपके जिस्म में ये एंजाइम ज्यादा बनेगा और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होकर डीएचटी में तब्दील होगा, क्योंकि लिवर टेस्टोस्टेरोन को उस तरह से बफर या कंट्रोल नहीं कर पाता जिस तरह इसे करना चाहिए। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है और ये आगे चलकर ज्यादा डीएचटी बनाता है। इसमें जो असल चीज ठीक करनी होती है वो है फॉलिकल का एनवायरनमेंट, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल पीछे से उठाकर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं आगे के हिस्से में लगाए जाते हैं, इसमें पूरा हेयर फॉलिकल ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी वो असल चीज जिसमें से बाल निकलता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पौधे की जड़ को उगाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा माहौल है जिसे आपको देखना पड़ता है। अब एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है जो काफी नेग्लेक्टेड है लेकिन ये काफी इफेक्टिव है, ये है स्कैल्प की मैकेनिकल स्टिमुलेशन। इसमें स्टेम सेल्स को दोबारा रीएक्टिवेट किया जाता है। इसके बहुत से तरीके, लोग मसाज भी करते हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग की मिसाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे खेत में किसान को हल चलाना पड़ता है ताकि मिट्टी के अंदर पानी जा सके, ऑक्सीजन जा सके और बीज भी अंदर जा सके ताकि फसल की नशोनुमा अच्छी हो। माइक्रो नीडलिंग यही काम करती है, ये स्कैल्प में इन सेल्स के रिपेयर प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है ताकि माइनर इंजरी हो, रिपेयर
करे बॉडी, स्टेम सेल्स की एक्टिवेशन हो, ऑक्सीजन पहुंच सके अंदर तक। फिर आती है रेड लाइट थेरेपी। इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च मौजूद है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करती है। फॉलिकल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो वीक हो चुके होते हैं, तो जब आप 630 से 850 नैनोमीटर्स के स्पेक्ट्रम वाली लाइट स्कैल्प पर डालते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अब ये रेड लाइट थेरेपी आंखों के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है, आई साइट बेहतर करने के लिए। तो यहाँ हमारा मकसद ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा एनर्जी निकलवाई जा सके, क्योंकि जब एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो बाल उगेंगे। हेयर लॉस के लिए बहुत सी मेडिकेशंस इस्तेमाल होती हैं। ये उस एंजाइम को रोकती हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, ताकि डीएचटी को कम किया जा सके। एक बहुत मशहूर मेडिकेशन है जो हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल हो रही है, रोगेन। रोगेन डीएचटी को ब्लॉक नहीं करती, ये वेजोडाइलेशन पैदा करती है, यानी खून की नालियों को रिलैक्स करती है और स्कैल्प में सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, खून की गर्दिश को बढ़ाती है। क्योंकि अगर आपको बाल उगाने हैं तो आपके स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचनी जरूरी है। अब कुछ नेचुरल चीजों में से जो रोगेन जैसा असर पैदा कर सकती हैं या कम से कम उसके करीब पहुंच सकती हैं, उनमें सबसे टॉप पर है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल के अंदर मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट सर्कुलेशन को काफी बेहतर करते हैं। ये डीएचटी को भी कम करने में मदद करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा होगा। हम एक लेयर के बाद दूसरी लेयर ऐड करते जा रहे हैं, जिनके जरिए आप इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मसला तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि आप इसकी असल वजह को ठीक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से शुरू में बाल झड़ना शुरू हुए थे। यानी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक किए बगैर इस मसले को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उनमें सबसे अहम है जिंक और विटामिन डी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने या बालों के ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। और मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि विटामिन डी की मिकदार 10,000 IU से कम ना हो। जिंक के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि तकरीबन 30 से 40 मिलीग्राम लिया जा सकता है। फिर कुछ और चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। सौ पल्मेटो का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा पंपकिन सीड ऑयल, ग्रीन टी के अंदर मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट EGCG, पेपरमिंट ऑयल, ये भी बहुत पावरफुल है। और जिंक का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। मैं नीचे कुछ लिंक्स भी दूंगा सपोर्टिव स्टडीज के। इसके साथ साथ मैं आपको खाने में एक ऐसा मील भी देना चाहता हूं जो न्यूट्रिशन के लिहाज से शायद आपके बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मील्स में से एक हो, और वो है लिवर पहले नंबर पर। फिर है नंबर 2 अनियन, कच्चा भी और पका हुआ भी, बस ज्यादा ना पकाएं प्याज को। अब लिवर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो बालों को सपोर्ट करती है? सबसे अहम चीज है आयरन की एक किस्म है जिसे हीम आयरन कहते हैं। बालों को इसकी जरूरत होती है। लिवर के अंदर जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है और सेलेनियम जैसे और भी ट्रेस मिनरल्स मौजूद होते हैं। फिर आता है प्याज। प्याज से क्वर्सेटिन मिलता है और क्वर्सेटिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है। और आखिर में है पंपकिन सीड्स और पंपकिन सीड ऑयल। इनसे आपको मैग्नीशियम और ट्रेस मिनरल्स मिल जाते हैं और ये सब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं, डीएचटी को कम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इस पूरे मसले की बेस इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। बहुत इम्कान है कि असल मसला शुरू ही यहीं से हुआ है। मैं इस पे पहले वीडियो भी बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।